हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में एक और फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा और व्याकरण या व्याकरण और संज्ञा के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। व्याकरण का अर्थ, सबसे पहले हम व्याकरण के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण का अर्थ, व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम, अर्थात जो भाषा को विश्लेषित करता है वह व्याकरण है। जो भाषा को विश्लेषित करता है वह व्याकरण है। दूसरे शब्दों में वह विद्या या शास्त्र जो भाषा के पदों यानी कि अंग प्रत्यंग का विश्लेषण कर प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताकर उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है और शुद्ध उच्चारण करने, समझने और लिखने की रीति का नियमन करता है, वह व्याकरण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा व्याकरण का अर्थ। अब चलते हम आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना, यानी जो जिसमें होने की कल्पना की जा सकती है उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद के बारे में जो है अगर बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो बोध कराए या कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण, बुद्ध, सूर्य, चंद्र, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, कामायनी, संकेत, ये क्या है? सारे इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुद्ध क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक। सूर्य भी व्यक्तिवाचक। ये जितने भी यहाँ जो लिखे गए हैं उदाहरण, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति कौन कौन से हुए? राम, कृष्ण, बुद्ध, ये जो है व्यक्ति हुए। तो इनका जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलते हैं हम दूसरी संज्ञा के ऊपर, जो कि व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें कि व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराने वाले ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि व्यक्ति और वस्तु का बोध कराते हैं उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे हो गया मनुष्य, लड़का, लड़की, बाल, युवा, वृद्ध, ये क्या है? सारे ये है जो है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं ये? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि मनुष्य क्या है? जाति है। मनुष्य क्या है? जाति है। और लड़का क्या है? लड़का भी जाति है और लड़की भी एक जाति है। बाल भी जाति है, युवा भी जाति है और वृद्ध भी जाति है।
इसके अलावा ये तो हो गया मनुष्य में, ठीक, लड़का लड़की बाल युवा वृद्ध। अब जातिवाचक में ही पशु पक्षी में क्या कौन कौन सी जाति आती है, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय। हाथी की अपनी जाति है, बहुत सारे जो अलग अलग जो हाथी होते हैं इनकी अपनी जाति हुई, घोड़े की अपनी जाति हुई, गाय की अलग जाति हुई अपनी, कबूतर जो है ये पक्षी में आता है, मोर भी पक्षी में है, गौरैया भी पक्षी में है, इनकी अपनी जाति है। अब वस्तु की जाति के ऊपर चलते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में अब वस्तुओं के ऊपर चलते हैं। वस्तु की कौन कौन सी जाति हुई, जैसे कि घर हो गया, घड़ी हो गया, किताब हो गया, किताब कोई भी हो सकती है, कमल हो गया, ये जो है ये क्या है, ये जाति हुई वस्तुओं में। अब आगे हैं पद या व्यवसाय में जाति। कैसे, मंत्री हो गया, कोई भी पद जिसमें कि मंत्री बनते हैं, मंत्री संतरी जो होते हैं, ये वो वाला मंत्री है। यहाँ पे आगे जैसे अध्यापक, अध्यापकों की अपनी जाति हुई, कोई भी अध्यापक हो सकता है इसमें। जुलाहा हो गया, सभी जो इनकी अपनी एक जाति हो गई। यहाँ पे आगे आता है किसान, किसान की अपनी एक अलग जाति है। तो पद या व्यवसाय में यहाँ पे ये मंत्री, अध्यापक, जुलाहा और किसान ये इनकी जाति के अंतर्गत आते हैं। और आगे है प्राकृतिक तत्व के आधार पर जो जाति हैं कौन कौन सी है, जैसे कि वर्षा, बिजली, जलवायु, सॉरी ज्वालामुखी, तूफान इत्यादि। ये क्या है सारे, ये है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। कौन कौन से हमने यहाँ पे बताए हैं। मनुष्य में लड़का मनुष्य की जाति में लड़का लड़की बाल युवा और वृद्ध। पशु पक्षी की जाति में हाथी, घोड़ा, गाय, कबूतर, मोर, गौरैया। वस्तु में घर, घड़ी, किताब, कमल। और पद या व्यवसाय में मंत्री, अध्यापक, जुलाहा, किसान। प्राकृतिक तत्व की जाति में आता है यहाँ पे वर्षा, बिजली, जो प्राकृतिक रूप से होता है, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे ज्वालामुखी, तूफान इत्यादि। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे चलते हम द्रववाचक संज्ञा के ऊपर। जिन शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, यानी कि लिक्विड या पदार्थ जो होते हैं उनका जो है बोध होता है जिन शब्दों के माध्यम से, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे कि सोना। सोना क्या है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि द्रव है ये सोना, द्रव। चांदी भी द्रववाचक का उदाहरण है। सोना और चांदी क्या एक पदार्थ है, और पीतल भी इसके अंतर्गत आता है, और लोहा भी, ठीक है। तो दूध और पानी ये क्या है, ये दोनों लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या है इसकी डेफिनेशन, जिन शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है। पदार्थ में आया है आता है यहाँ पे सोना, चांदी, पीतल, लोहा। और जो द्रव में आएगा, जो लिक्विड होता है वो होता है जैसे दूध और पानी। तो इसमें हमारा द्रववाचक संज्ञा में ये आते हैं। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा के ऊपर। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के गुणों, व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो गया या फिर वस्तु हो गया, गुणों का बोध होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का, यानी जो जिस गुणों का जहाँ पे बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण के कौन कौन से हो गए, जैसे कि प्रेम। प्रेम क्या है, एक गुण है। दया, दया क्या है, एक गुण है। शत्रुता, शत्रुता क्या है, एक गुण है। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, एक गुण है। तो ये हो गए गुण जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है, भाववाचक संज्ञा में गुणों का बोध जिन शब्दों से होता है, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है, जहाँ पे गुणों का बोध होना आवश्यक होता है, यानी
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बताए हमने, प्रेम, दया, शत्रुता, ईर्ष्या आदि। अब यहाँ पे लास्ट है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। समूह यानी जो ग्रुप होते हैं उनका बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, यानी ग्रुप्स जो होते हैं उनका बोध होता है, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दल, कोई दल हो गया, ठीक। जो दल होता है उसमें क्या होता है, बहुत व्यक्ति होते हैं उसमें। गिरोह में भी बहुत लोग होते हैं। झुंडों में भी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, यानी कि बहुत जो जहाँ पे मात्रा में, क्वांटिटी में लोग होते हैं, या कोई जानवर हो गया, तो उनका जो झुंड होता है तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछा गया है ना। व्यक्ति, एक ही जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है, तो यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हो गए, ठीक है, या फिर कोई बहुत सारी वस्तु होगी, तो उनका जो झुंड हुआ यहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे, यहाँ समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पे आ गया है गुच्छा और ढेर। ढेर के लिए गुच्छा और ढेर जो है, ये भी इसके उदाहरण हैं, किसके, समूहवाचक संज्ञा के। तो आज हमने व्याकरण और संज्ञा के बारे में जाना। सबसे पहले हमने किया व्याकरण का अर्थ, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे संज्ञा के बारे में जाना, और संज्ञा के 5 भेद भी हमने यहाँ पे आज कवर किए इस वीडियो के माध्यम से, जो कि भेद रहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारा आज का यह जो है टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।